राजस्थान की 199 सीटों पर चल रही है वोटिंग। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त शेष है और लगातार जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। राजस्थान की 199 सीटों पर चल रही है वोटिंग। सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। शाम 6 बजे तक सभी सीटों पर वोटिंग होगी और अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि दोपहर के 3 बजे तक 55.63% मतदान हुआ है। हालांकि सियासी लिहाज से इसके भी एक अपने मायने होते हैं, लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे बचे हुए हैं और इसके बाद आखिरकार राजस्थान की जनता ने किसके पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है वो देखने को मिलेगा। 3 दिसंबर का इंतजार। लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राजस्थान की 199 सीटों पर जारी है वोटिंग। कोटा में शाम 5 बजे तक 73.69% मतदान हुआ है। डीग में शाम 5 बजे तक 65% वोटिंग। बहरोड में शाम 5 बजे तक 69.3% मतदान। लूनी में शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग हुई है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में क्या इस वक्त वोटिंग परसेंटेज है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे ज्यादा कोटा में मताधिकार का लोगों ने इस्तेमाल किया। 73.69% यहाँ पर वोटिंग हुई है। यह अलग अलग जगहों का आंकड़ा और कुल मिलाकर अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 55.63% मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राजस्थान की 5 करोड़ से अधिक जनता ने सबसे ज्यादा इस वक्त जहां पर वोटिंग हुई है वो कोटा है और इसके बाद डीग में जो मताधिकार का इस्तेमाल हुआ है वो अधिक है। 65% से अधिक लोगों ने अपने मत को कास्ट किया है। बहरोड में शाम 5 बजे तक 69% से अधिक वोटिंग हुई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। हम चर्चा में लौटेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे चेहरे जिनकी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसको लेकर के कयास इस वक्त सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, उनसे जब भारत 24 संवाददाता ने बात की कई विषयों पर तो उनका क्या जवाब था वो आपको एक बार सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ वसुंधरा राजे जी मौजूद हैं। लगातार 8 बजे से किलोमीटर्स की यात्रा कर रही हैं, दौरे कर रही हैं। मैडम, किस तरह का रिस्पॉन्स झालरापाटन? अब झालरापाटन यहाँ का रिस्पॉन्स आपको पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें और हमारे में बहुत पुराना रिश्ता है। तो इनको देख के हमें अच्छा लगता है, मुझे देख के इनको अच्छा लगता है। तो ये तो फैमिली वाली बात है। और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं मैडम, मैसिव की तरफ बढ़ रहा है। हमें लग रहा है लास्ट टाइम से बेहतर होगा। कि बढ़ता हुआ परसेंटेज कहाँ जा रहा है? ये बढ़ता हुआ परसेंटेज इनका मान है, सम्मान है। ये जिस तरीके से हमेशा मान और सम्मान देते हैं इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन के बाद उनका मान और सम्मान रखने का काम फिर हम लोगों के ऊपर पड़ता है। ये दोनों की जिम्मेदारियां हैं। वो अपना अदा करते हैं, हम भी अपना अदा करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सेल्फी लेने के लिए भी उनका क्रेज दिख रहा है और वो लगातार भीड़ आपको घेरे रह रही है। आप लगातार दौरा करें बूथ दर बूथ, लेकिन महिलाओं नव मतदाता है। बहुत सारी यंगस्टर्स अब नव मतदाता हैं और जैसे वो थ्रेशोल्ड के ऊपर से स्टेप कर रही हैं और नई दुनिया, नई चीज़, नए राइट्स को देख रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग भी एक किस्म से एग्जाम्पल हैं। तो और ये जो सेल्फी वाला मामला है वो भी एक क्रेज है। एक आखिरी सवाल मैडम, क्या मैं राजस्थान की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? भैया ये मत करा करो। ये हम लोग जो काम कर रहे हैं पार्टी का काम है और पार्टी डिसाइड करती है वो जो करना है। थैंक यू मैडम। तो वसुंधरा राजे हमारे साथ मौजूद थी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से आगे बढ़ रहा है काफिला और साफ तौर पर जो क्रेज़ है, यूथ का जो क्रेज़ है, लगातार सामने मिल रहा है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, झालावाड़। राजे कह रही हैं कि झालावाड़ मेरा परिवार है। 5 बार सांसद रही हैं। 2003 से लगातार वो यहाँ से जीतती हुई आ रही हैं और इस बार भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। अवधेश जी, मैं आपसे वसुंधरा राजे को लेकर के सवाल करूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले राहुल लाल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात अब कंप्लीट कीजिए। मैं यही चीज़ कह रहा था कि देखिए, जो परिणाम होते हैं चुनाव के, वो चुनाव के परिणाम चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उसका केवल कोई एक कारण से नहीं होता है। मान लीजिए कि
जन कल्याण की योजनाएं हैं जो अशोक गहलोत उठा रहे हैं वो मामला है, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी काफ़ी प्रमुखता के साथ जो है कि वो जातिगत जनगणना की बात उठा रहे हैं, वहाँ पे वो मामला भी जो है कि मिलके काम कर रहा है। प्रियंका गांधी जिस तरह से कनेक्ट करती हैं उसका भी काम हो रहा है। तो इसलिए वो जो परिणाम होता है वो एक तरह से मिलजुल के आता है। इसलिए हार जीत का पूरा मामला होगा तो ये टीम वर्क में, हार भी अगर होगी तो टीम वर्क का होगा, विफलता भी होगी तो टीम वर्क की होगी, जीत भी टीम वर्क की होगी। ये मैं उसमें कहना चाह रहा था। यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वही कलेक्टिव की बात तो बीजेपी भी कर रही है। अवधेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के सर एक वक्त ऐसा आया जब ऐसा लगने लगा कि राजस्थान से कहीं ना कहीं जब समितियों का गठन बीजेपी ने अपने किए तो लगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार दरकिनार कर दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से वो वापसी होती है और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें हमने उस वक्त देखी थी। इस बार क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपके प्रश्न के उत्तर देने के पहले राहुल लाल जी ने ऐसी कुछ टिप्पणियां की है राहुल लाल जी ने कि उस पर जरा मंतव्य देना आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व का मुद्दा उठाना ये हिंदू मुसलमान नहीं होता है, नहीं, ये सांप्रदायिक होता है। और राजस्थान में सच बात यह है कि इस साल की शुरुआत से हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस ने पहले उठाया। कन्हैया लाल की हत्या के बाद जो वातावरण बना, या वहाँ जिस ढंग से हनुमान जयंती पर 9 वर्ष के हिंदुओं के जुलूस पर पथराव हुए, उसके बाद से जो बीजेपी ने इशू बनाया, जनता में जो देखा गया, उसके बाद कांग्रेस ने कोशिश की कि हिंदुओं का वोट चाहिए तो हमको करना है। उसने इतना किया है जितना बीजेपी की किसी सरकार ने नहीं किया है। एक मंत्री को पूरी जिम्मेवारी दी गई है कौशल्या रावत को, और उन्होंने घोषणा किया था कि हम कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, श्राद्ध के लिए पैसे दे रहे हैं। तो अनेक घोषणाएं उन्होंने की हैं, गौशाला के लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी लगातार ये हुआ है। पहली बार 25 मई को वो एक विशेष दिवस था जिस दिन सरकार की ओर से मंदिरों पर भगवे झंडे फहराए गए। तो इसलिए ये कारण पार्टियां वही मुद्दे उठाती हैं जो जनता के अंदर रहती है। भारत के इतिहास में पहली बार सिर तन से जुदा के नारे लगे, और राजस्थान में 15 अगस्त 1947 के बाद के ISIS के बाद पहली बार किसी का सिर तन से जुदा हुआ। तो वो मुद्दा होगा तो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का मुद्दा नहीं होगा। अगर जयपुर में बम ब्लास्ट हुए हैं, इतने लोग मारे गए, अगर उसके बड़ी हो जाते हैं, केस ठीक से पुलिस नहीं लड़ती है, तो ये मुद्दा बनेगा। ऐसा नहीं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा। और कांग्रेस ने लेकिन फिर अपने को दो अलग अलग ये बातें हो जाती है। एक तो धर्म की राजनीति जो कि राहुल लाल जी कह रहे हैं, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला। नहीं, देखिए, ऐसा है, धर्म की राजनीति शब्द हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का एक ऐसा विकृत स्वरूप आ गया। सांप्रदायिक राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ धर्म हमारे कर्तव्य का द्योतक है। धर्म हम कब बोलते हैं हमारा धर्म क्या है पिता के प्रति, एक पत्रकार के नाते हमारा धर्म क्या है। तो धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। इसलिए वो कह देना ना, जैसे सेकुलरिज्म का अनुवाद एक सेकंड बीच में हमने आपको सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है। तो इसलिए धर्म की राजनीति तो होनी ही चाहिए। गांधी जी ने कहा कि धर्म विहीन राजनीति आत्मा विहीन राजनीति के समान हो जाएगी। धर्म हमको कर्तव्य सिखाता है, तो इसलिए धर्म की राजनीति। दूसरी बात राहुल जी जवाब दीजिए, और अगर आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति को करते हैं कैसे हो जाते तो फिर आप पर भी तो उल्टे सवाल उठेंगे ना। देखिए प्रिया जी, दो चीज मैं कहूंगा। सबसे पहली चीज तो जैसे अब ये सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी उठाती है कि अलग अलग पर्व त्योहारों के समय में राजस्थान में किस प्रकार से दंगे हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी करौली के दंगे के नाम ले रहे हैं, अलग अलग जोधपुर के दंगों का नाम ले रहे हैं, इन दंगों का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो इन मामलों को उठा रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग को दूसरे आईने से भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हुई और अशोक गहलोत ने कितना शानदार ढंग से देखिए उस स्थिति को कंट्रोल किया। भाई हमने तो ये भी देखा कि दिल्ली में गृह मंत्रालय, अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभाल रहा है, और किस तरह से दिल्ली में जो है कि ट्रंप के जाते ही किस प्रकार दंगे हुए और किस प्रकार की हत्याएं हुई दिल्ली में। तो भारतीय जनता पार्टी दंगों का मामला कैसे उठा सकती है? हरियाणा में हम लोगों ने देखा भी किस तरह से दंगे हुए और गुरुग्राम तक उस दंगों की आंच पहुंची। लेकिन राहुल जी, अगर प्रदेश में कोई ऐसी घटना घटती है जब किसी को बिहेड कर दिया जाता है, हमने देखा कि ऐसे मुद्दों को लेकर के लोगों में आक्रोश भी नजर आता है, तो चुनाव पे इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। नहीं, इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन भाई तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए सरतन से जुड़ा का पूरा मामला यहाँ पे अवधेश जी ने उठाया, लेकिन अवधेश जी ये चीज नहीं बताएंगे कि पूरे प्रकरण में जो आरोपी था वो उसकी तस्वीरें किसके साथ दिखी, राजस्थान पुलिस ने किस प्रकार से घटना घटने के तुरंत बाद उसे गिरफ्तार किया। लेकिन एनआईए से कोई पूछे तो सही कि वो पूरा जांच पड़ताल कहां पे गया, क्या हो रहा है, उसकी मतलब राहुल जी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, इस बात से आम जनता संतोष करने की एक्शन तो हुआ है। जैसे ये बता रहे हैं
जो चीजें कन्हैया लाल की जो हत्या थी, ये दंगे हैं जिसकी सरकार है। अगर बीजेपी दंगा करा रही है तो सरकार की जिम्मेवारी है उसको पकड़े। तो सरकार ने तो नहीं नहीं बीच में नहीं। अरे भाई आपकी ये बहुत खराब बीच में नहीं, आप बीच में बोलते हैं, बहुत गलत तरीका है। मैं आपको सुना हूं ना, आप इतनी बातें बोल रहे हैं, मैंने सुना है जो कि बातें गलत हैं। कन्हैया लाल को जब धमकी मिली थी वो थाने में गया था, थाने ने उसका केस नहीं लिया है। कन्हैया लाल पर उल्टे बाद में लोगों ने उसने शिकायत कर दिया, कन्हैया लाल पर एफआईआर हो गया था। उसको पुलिस सुरक्षा चाहिए था, 2 सुरक्षा पहले मिली, पुलिस ने हटा लिया था, तब उसकी हत्या हुई थी। तो इसीलिए ये सारी चीजें उसमें जाती हैं और ये लोगों के अंदर ये मुद्दे रहेंगे। सरकार का ये फेलियर है। अब हम कहते हैं कि मेवात में कैसे दंगे हुए हैं, मेवात में भी जो कुछ हुआ है वो एक बड़ा इशू है। वो सरकार का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, लेकिन उस दंगे के कारणों को देखना पड़ेगा। और जहां जहां भी गोलियां चलते हैं, बाकी चीजें देख रहे हैं पथराव होते हुए राजस्थान में, वो मेवात के इलाके हैं, उनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। गो तस्करी पूरे मेवात में एक बड़ा मुद्दा है। राहुल जी जवाब और वो सब दीजिए, चीजें अगर मायने कहीं पर रखती हैं। हिंसा हो और रही है तो सुनिए, उसके लिए आप बोले जिम्मेदारी बोले, आप कांग्रेस के नेताओं को समझ है। अवधेश जी, एक मिनट, इसीलिए राहुल जी को उन्होंने बोलने दीजिए, एक मिनट वोट सर, के लिए एक मिनट ज्यादा राहुल जी ज्यादा को बोलने कोशिश दीजिए, राहुल जी को बोलने दीजिए। राहुल जी, अगर कोई ऐसी घटना घटती है देश के किसी भी हिस्से में, आप जिम्मेदार किसको देंगे? सरकार को नहीं बोलेंगे? नहीं, देखिए घटना घटी, घटना घटने के बाद एक्शन कैसा लिया गया है, और घटना जब घटी तो मुख्य अभियुक्त के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संबंध कैसे निकले। इसको कोई कह दे कि नहीं राहुल झूठ बोल रहा है, भाई उसके पूरे प्रमाण है। एनआईए ने जांच किया तो उस जांच को एनआईए कहां तक ले गई है? केंद्र सरकार से क्या पूछा नहीं जाएगा कि आप एनआईए के पूरे मामले को, जांच पड़ताल को आप कहां पे ले गए? तो देखिए ये सवाल ये भी उठेंगे। देखिए अब प्रश्न है कि यहाँ पे मेवात को लेके, और बार बार अवधेश जी जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल यहाँ पे एक धर्म विशेष की तरफ बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जहां पे भी पथराव होते हैं धर्म विशेष के लोग ही क्यों होते हैं। मैं कह रहा हूं कि किसी भी इस प्रकार के घटनाओं को धार्मिक चश्मे की नजर से नहीं देखनी चाहिए। अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है उसका। अभी मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने देखा कि वहां पे पथराव की घटनाएं घटी, तो क्या वो धर्म विशेष के कोई लोग थे? तो ये इस आधार पे जो चुनाव में मैं इसी को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक के वर्ग के लोग जो है जबरन हर जगह पे वो हिंदू मुस्लिम का एंगल लाने का प्रयास करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे इस चीज को तो हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि अलग अलग जगह पे तनाव चलाए जा रहे हैं और कर रही है। अगर वहां पर आप पुलिस है तो पुलिस क्या कर रही है, फिर ये भी सवाल उठेगा। बहरहाल अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव में मुख्य गेम चेंजिंग मुद्दा आपको क्या लगता है? जातिगत जनगणना का कार्ड हो, पेपर लीक को लेकर के हो, जिस तरीके से बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसको लेकर के हुंकार भर रहे थे, वुमेन रिजर्वेशन का को लेकर के हो, हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री रैली करने आए थे वहां पर पूरी की पूरी कमान एक तरीके से महिलाओं ने संभाली थी। क्या ये मुद्दे आम लोगों के जहन में रहते जब अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचते हैं वोटिंग सेंटर? तो निश्चित रूप से रहते हैं, लेकिन कोई न कोई एक मुख्य निर्धारक होता है जो प्रवृत्ति स्थापक होता है कि कौन सी भाव उनके अंदर चल रहा है। पेपर लीक छात्रों में रहेगा ही रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत चीजें लॉ एंड सामान्य क्राइम में और एक टेररिज्म के क्राइम में या मजहबी क्राइम में डिफरेंसेस होता है। इस देश के इन्होंने हम अपनी बात हमारे मुंह से कही, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि सारे मुसलमान ऐसा करते हैं और मुस्लिम, इनकी अपनी समझ हो सकती है, किसी के बारे में बोल सकते हैं टिप्पणी। हम लोग इतनी गैर जिम्मेवार टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर होता है और वो सच होता है। तो इसलिए जो मुख्य निर्धारक इस समय है, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं ना कि सारा कुछ रहते हुए, 7 गारंटी रहते हुए भी क्यों अंतिम समय तक अशोक गहलोत जी ये मंदिरों की बात कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हम आने पर ये काम करेंगे? क्यों बाकी चीजें उठा रहे हैं? अगर जनता के अंदर ये भाव ही नहीं है तो क्यों मुद्दे उठाया जा रहा है? इस बार कांग्रेस ने जितना हिंदुत्व का कार्ड तीनों राज्यों में खेला है, जितना किया है, उतना तो बीजेपी भी नहीं करती थी। कमलनाथ जी ने तो से सवाल पूछ दिया था कि भाई ये तो बाबा के पास जो आप जाते हैं ये तो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र है तो इसको बोलने की क्या जरूरत है? कोई बीजेपी का नेता बोलने का साहस चुनाव में नहीं करता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। इसलिए यह जरूर कहे, कांग्रेस के नेताओं को मालूम है कि ये मुद्दे हैं, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की है अपनी ओर से कि हम भी अच्छे हिंदुत्व समर्थक, निष्ठावान हिंदू दिखे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाकी सारे मुद्दे हैं, गारंटियां भी हैं, दोनों है, लेकिन ये एक मुद्दा जो चाहे है, कितने भी विकास की बातें हम कर ले, चाहे जितनी भी विकास की बातें नेता कर ले, लेकिन चुनाव में हिंदुत्व, जातीय समीकरण, इसी का बोलबाला रहता है। देखिए ऐसा है, जाति हमारे यहाँ का एक बड़ा फैक्टर, राजस्थान जैसे प्रदेश में जाति का रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद ये हमने देखा, यहाँ तक कि यूपी में भी दूसरी जगह 2014 और 2019 का जो चुनाव था, लोगों ने जातियों से ऊपर उठ के वोट दिया था।
अलग अलग जाति की धाराएं टूटी थी। जो धारा टूटी थी उसी में तो मंडल की पार्टियां खत्म हुई हैं, जो कोशिश कर रही हैं कि जातीय जनगणना के नाम पर वो मंडल ला करके और फिर से वो जातीय समीकरण के आधार पर जीतने की कोशिश करें। और बीच में हुआ भी है, विधानसभा चुनाव में हमने देखा है, बाकी जगह देखा है कि वो कोशिश हुई है, उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है, क्योंकि बीजेपी भी अगर धीरे धीरे जातीय समीकरण बनाएगी, जिसके विरुद्ध लोगों ने विद्रोह करके और नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, तो लोगों में निराशा होगी। ये काम बीजेपी भी अपना समीकरणों में बाकी चीजों में करने लगी है। तमाम विकास की बातें किए जाते हैं। मैं लौट रही हूँ सर, आ रही हूँ आप ही के पास, एक प्रश्न पूछ लेती हूँ, उसके बाद आपको जो कहना आप कहिएगा। तमाम विकास की बातें नेता कहते हैं, हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़ना है जातीय समीकरणों को साधते हुए, और जातिगत राजनीति तो हर कोई कर रहा है। नहीं देखिए, मैं इससे सहमत हूँ, मैं इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन देखिए जब ये चीज़ें कही जाती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तो वो जाति के सारे दीवारों को ध्वस्त करके एकजुट कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था तो जाति का लिस्ट ले लेके उसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो मंत्रियों के नाम के सामने में जाति लिखा जा रहा था। तो ये देखिए मोदी जी किस प्रकार से जो है कि जातिवाद समाप्त करके जो है कि एकजुट कर रहे थे राष्ट्र को। तो ये कहने की चीजें अब 2014 में जिन पार्टियों के साथ जातीय जनगणना क्या है? नहीं, जातिगत जनगणना देखिए बड़ा अच्छा सवाल पूछा प्रिया जी। आपको देखिए जब आप आरक्षण का समर्थन करते हैं तो फिर उससे संबंधित तमाम आंकड़े आपके पास होने आवश्यक होते हैं आपके पास। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम जातिगत जनगणना का विरोध करेंगे, क्योंकि जिनको आरक्षण मिल रहा है वो आरक्षण के योग्य हैं अयोग्य हैं, उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है कई जातियां ऐसी होंगी जिनको आरक्षण का काफी लाभ मिल चुका होगा, अब उनको उससे बाहर होना चाहिए। कई जातियां ऐसी होंगी जिनके पास आरक्षण की धारा का लाभ उनको मिलना चाहिए लेकिन वो अब तक नहीं पर्याप्त मिला है। तो इसके लिए तो आपको जनगणना जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। तो जातिगत जनगणना को कराना, ये कहना कि नहीं ये तो जातिगत राजनीति है, इसको थोड़ा बड़े बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने की जरूरत है। और राजस्थान के चुनाव के मामले पे जो आपका सवाल था कि क्या अंततः चुनाव जो है कि इन्हीं आधार पे होगा, देखिए मैं मानता हूं कि राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है वो अंततः लोक कल्याणकारी। ठीक है सर, किस मुद्दे पर हो रहा है, आम जनता किस मुद्दे को दिमाग में बैठा करके पहुंच रही है वो तो 3 तारीख का दिन ही बताएगा।